ओके, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं कुछ वीडियो जो है वो आपको बना के भेजूँगा टॉपिक वाइज। तो अभी एक छोटी सी वीडियो जो है वो मैं आपको भेज दूँगा। ये जेनेटिक डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ के ऊपर जो टॉपिक एक है आपकी चैप्टर 9 में, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है छोटी सी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आपको ये समझ में आती है आसानी से तो फिर मैं इस तरह की आपको शॉर्ट वीडियोज़ में बाकी के टॉपिक्स भी समझा दूँगा। तो ये जो है जेनेटिक डिजीज़ का जो हमारे पास टॉपिक है, बेसिकली आपकी बुक में इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। इसमें जो नंबर 1 है ये आपको नज़र आ रहा होगा, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ है। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें या तो एक क्रोमोसोम, जैसे हमने क्रॉसिंग ओवर में बात की थी कि नॉन डिसजंक्शन हो जाती है और क्रोमोसोम जो है वो सही से अलग नहीं हो पाते। तो इस तरह की जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं, या तो क्रोमोसोम का आर्म, एक पूरा आर्म जो है वो कट हो जाए, या कोई आर्म जो है वो एक्स्ट्रा लग जाए, जैसे आपने म्यूटेशंस में पढ़ा था चैप्टर 6 के अंदर। तो इस तरह की क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं। अब क्योंकि एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारी जीन्स आती हैं, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लीड टू मल्टीपल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी जीन्स जो है वो मैनिपुलेट हो रही हैं, काफ़ी सारी जीन्स जो है वो अपनी जगह तब्दील कर रही हैं, तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ से आपके पास बहुत सारे मसले मसाइल आ सकते हैं। लेकिन ये हमारा फ़िलहाल बेसिक टॉपिक है नहीं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट्स वगैरह और ये मल्टीफैक्टोरियल डिफेक्ट्स, ये होते क्या हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो पहले आप देखें यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट्स जो है, इसमें आप देख रहे होंगे कि डिफेक्ट इन वन जीन और वन जीन पेयर, ठीक है। अब हम पूरे क्रोमोसोम की बात नहीं करते इसमें, लेकिन सिर्फ एक ही जीन या जीन पेयर की बात करते हैं कि अगर पूरे क्रोमोसोम के अंदर किसी एक जीन में या जीन के किसी एक जोड़े के अंदर डिफेक्ट आ जाता है तो आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप की डिजीज़ होती है। अब यहाँ पे देखो, आपको एग्जांपल्स में नज़र आ रहा होगा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हंटिंगटन्स डिजीज़ है, ठीक है। तो इस तरह की डिजीज़ जो हैं वो आपके पास यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट से वजूद में आती हैं। इसके बाद अब देखो मल्टीफैक्टोरियल डिफेक्ट्स भी होते हैं। मल्टी मीन्स लाइक यू ऑल नो, ऑब्वियसली मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। तो अगर एक जीन पेयर में डिफेक्ट नहीं है बल्कि बहुत सारे जीन्स में है, काफ़ी सारे जीन्स में डिफेक्ट आ रहा है उस वजह से, और इन केस मल्टीफैक्टोरियल डिफेक्ट जो है वो सिर्फ डिफेक्ट्स नहीं है बल्कि साथ साथ में जो बेसिक इन्वायरमेंट है ना, वो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स भी इस जीन्स के डिफेक्टिव काम के साथ जो है ना एडिटिव इफ़ेक्ट दे रहे हैं, कंबाइन इफ़ेक्ट दे रहे हैं। इसमें होता क्या है, डिजीज़ कॉज बाय कंबाइन इफ़ेक्ट्स ऑफ मल्टीपल जीन्स। देखो, एक तरफ तो जीन ख़राब है, उस दूसरी तरफ जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी उन जीन्स के डिफेक्टिव फंक्शंस के साथ जो है वो एक एबनॉर्मल फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ आ जाती हैं, ठीक है। ये बेसिक कैटेगरीज़ हैं। अब हम जो है मेन टॉपिक हमारे हैं मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ को पढ़ना, यूनिफैक्टोरियल डिजीज़ को पढ़ना। तो उसमें एक जो मेन डिज़ीज़ है वो हंटिंगटन्स डिजीज़ है और एक आपकी बुक में सिस्टिक फाइब्रोसिस की डिज़ीज़ है। तो पहले हम हंटिंगटन्स डिज़ीज़ को जो है वो थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, अगर आप बुक रीड करेंगे तो आपको वहाँ पे भी मिलेगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिज़ीज़ है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिज़ीज़ है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती क्या है। सब पहली बात यह है, डोमिनेंट डिजीज़ आप यहाँ पे आ गई, इसका मतलब ये है कि जो एलील जो है, जो जीन इस डिज़ीज़ को कॉज करवा रही है, वो जीन एक डोमिनेंट एलील है, ठीक है ना। मींस डिजीज़ कॉजिंग एलील इज़ अ डोमिनेंट एलील, ठीक। और हंटिंगटन्स डिज़ीज़ की जो जीन होती है, जो इस डिज़ीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर होती है, ठीक है। और एक डोमिनेंट जीन बेसिकली हंटिंगटन्स डिजीज़ करवाती है। जो हंटिंगटन डिजीज़ के लिए म्यूटेशन आती है, जो अल्टरेशन आती है जीन्स के अंदर, वो एक डोमिनेंट जीन के अंदर आती है और जो वो क्रोमोसोम नंबर 4 के पास होती है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ का ये मतलब है। ऑटोसोमल मीन्स ऑब्वियसली वो ऑटोसोम के ऊपर है, ना कि वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। अब साइंस एंड सिम्टम्स में अगर आप इसकी बात करें तो साइंस एंड सिम्टम्स में देखें, सबसे पहला अगर आप देखें, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ भी है, ओल्ड एज में इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर नज़र आते हैं। आफ्टर 40 ईयर्स और 50 ईयर्स ऑफ एज जो है हंटिंगटन्स डिजीज़ के मसले मसाइल ज़्यादा नज़र आने लगते हैं। उससे पहले जो है इम्यून सिस्टम आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से आपको इतने मसले मसाइल देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा देखिए, इसमें मेन मसला जिसमें आ रहा है सबसे मेजर, इसको मैं 3 स्टार कर देता हूँ। ये सबसे मेजर मसला है इसका, कि जो इशू है ना,
दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इशू ऑफ हंटिंगटन डिजीज़। ये है बेसिकली प्रोग्रेसिव मेंटल डिटेरियोरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने आपके सामने लिख दिया है, मीन्स डीजेनरेशन ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है ना। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स बेसिकली डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, इनमें डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाता है। अब देखो, अगर न्यूरॉन्स डिफेक्टिव हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जो मसल्स पहले आपके ब्रेन के कंट्रोल के अंदर थे वो मसल अब कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो आपको क्या चीज़ देखने को मिल जाती है? इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी नज़र आती है, मतलब आपके कंट्रोल के बाहर आपके मसल्स मूव करने लगते हैं। ये बेसिक कुछ एक जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ये आपको हंटिंगटन डिजीज़ में नज़र आते हैं। इसके अलावा क्योंकि जेनेटिक डिजीज़ है तो बायोटेक्नोलॉजी इस पर रिसर्च कर रही है, लेकिन फ़िलहाल इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हंटिंग डिजीज़ आपकी पूरी हो जाती है, और सिस्टिक फिब्रोसिस जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दूँगा। यहाँ तक अगर आपको समझ आता है तो आप मुझे लाजमी फीडबैक दें। थैंक यू सो मच।